नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं योजना के बारे में। योजना के सितंबर 2020 एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आई डू नो देयर हैज बीन सम डिले बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन एंड वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट आई विल इंश्योर यू दैट दोज हु आर राइटिंग मेंस 2020 फॉर देम द एडिशंस फॉर अक्टूबर एंड नवंबर विल आल्सो बी मेड अवेलेबल वेरी वेरी सून। तो ये जो योजना का एडिशन था सितंबर 2020 का, मेंस 2020 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। GS4 के लिए एथिक्स और इंटेग्रिटी के ऊपर है। तो हम लोग यहां पे लीड आर्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे। सेलेक्टेड आर्टिकल्स मैंने उठाए हैं जो बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि नॉट अप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू एथिक्स एंड इंटेग्रिटी पर से, but majority of the articles that I have chosen very important from exam point of view. At the end मैं आपको बताऊंगा अगर कोई चीज मिस हो गई है आपको किस चीज पे फोकस करना है, और एंड में हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एजेंडा के बारे में बताता हूं। हमारा एजेंडा है, हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स, क्योंकि एथिक्स और इंटेग्रिटी की जब भी बात आती है तो गांधी की बात आनी चाहिए। महात्मा गांधी, चैंपियन ऑफ ethics and integrity, his entire life is an example of ethical life, right? तो हम लोग बात करेंगे गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। हम लोग बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में। सरकार में अकाउंटेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है, क्या प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है। उसी से जुड़ा हुआ एक करप्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल आर्टिकल आया था करप्शन के ऊपर। ऑल्दो बहुत बार आपने सुना होगा कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, क्यों है हम लोग देखेंगे, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकती है। यहां पे आपको बताऊंगा कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। और फाइनली हम लोग एंड करेंगे अपना डिस्कशन पब्लिक फंडिंग और इलेक्शंस के साथ। और अंत में मैं आपको, जैसे मैंने बताया, कि हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में और एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम दिस एडिशन ऑफ योजना। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर। स्टडी आईक्यू आपके लिए यूपीएससी 2021 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट कोर्स लेके आया है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिएगा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं हमारा योजना का डिस्कशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गांधी के तालिस्मान के बारे में। तालिस्मान मतलब एक, समझ लीजिए, तिलिस्मी चीज है। इट्स लाइक अ मैजिकल थिंग। कोई रिंग है, कोई तावीज है, एटसेट्रा, जिससे आपको लक या फिर आपको एक दिशा मिलती है लाइफ में। दैट इज बेसिकली कॉल्ड तालिस्मान। और गांधी एक तालिस्मान देते हैं सब लोगों को। वो कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कभी भी डाउट में हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या स्टेप लूं या नहीं लूं, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो वो कहते हैं बस सोचिएगा किसी पुअरेस्ट आदमी के बारे में जिसको आपने देखा है, पुअरेस्ट मैन और वुमेन whom you have seen, और अपने आप से सवाल पूछिए कि जो आप कदम उठाने जाने वाले हैं, क्या उस कदम से उन लोगों की जिंदगी के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या नहीं। चलिए पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स के बारे में। इसको प्रोफेसर एन राधाकृष्णन ने लिखा हुआ है। अगर आप इसके समरी के बारे में पढ़े, गांधी हैड एम्फसाइज्ड द वेरी एसेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन दैट वी गिव परमानेंट प्लेस टू व्हाट। हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, पहले से ही हड़प्पन टाइम से, एंशियंट टाइम से हम लोगों ने बात की है एथिक्स की, नैतिकता की, सत्य की, अहिंसा की, टॉलरेंस की, जस्टिस, इंटेग्रिटी की और मोरालिटी की। हमारे लाइफ में ये पहले से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और इसको गांधी ने सिर्फ मेन स्ट्रीम में लाया हुआ है। तो अगर हम लोग गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स की बात करें, उस सब का सेंटर क्या है? उस सब का सेंटर है सत्य। इसमें हम लोग एक कोट के बारे में देखेंगे। गांधी कहते हैं ये सब की ड्यूटी है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल लीडिंग मेन। जब मेन कहते हैं, जेंडर न्यूट्रल टर्म है। सब जो इंडिया में है उन सब का एक ही एक धर्म बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी हैं, और सबकी ड्यूटी क्या है? टू सेफगार्ड द डिग्निटी ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी काम में भी है, अगर आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, सबका एक ही एक धर्म बनता है, वो है सेफगार्डिंग डिग्निटी ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं गांधीयन पर्सपेक्टिव के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, साइनोजर और द सेंटर पॉइंट ऑफ गांधीयन एथिक्स क्या है? वो है सत्य।
ट्रूथ। ट्रूथ इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग फॉर गांधी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ ट्रूथ बियॉन्ड ऑल एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। गांधी शुरुआत में कहा करते थे कि गॉड इज ट्रूथ, तो सबको लगता था कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, रिलीजन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इनफैक्ट रामराज जैसे टर्म वो यूज कर चुके हैं जिसको लोगों ने हिंदुइज्म से जोड़ दिया। ऐसा नहीं है। गांधी लेटर ऑन कहते थे कि ट्रूथ इज गॉड, मतलब सत्य ही अल्टीमेट फॉर्म है, अल्टीमेट भगवान है। और इनकी इंस्पिरेशन आई थी भगवत गीता से। ऑब्वियसली गीता हैज इंस्पायर्ड गांधीज लाइफ अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम गीता, हेनरी डेविड थोरू ने भी इंस्पायर किया है गांधी को। गांधी ने हेनरी डेविड थोरू से सिविल डिसोबीडियंस सीखा था। और यहां पे कोट दिया हुआ है हेनरी डेविड थोरू का, आई नो ऑफ नो मोर एनकरेजिंग फैक्ट देन द अनक्वेश्चनेबल एबिलिटी ऑफ मैन टू एलिवेट हिज लाइफ थ्रू द कॉन्शियस एंडेवर। मतलब आप अपने कॉन्शियस एंडेवर से आप अपनी लाइफ को ऊंचाई पर ले जाइए, और इसी को जोड़ देते हैं गांधी सत्य के साथ। तो हर चीज सत्य से जुड़ी हुई है। और अगर हम जब गांधीयन एथिक्स की बात करते हैं तो उसका डिस्कशन कंप्लीट ही नहीं होगा 7 सोशल सिंस के बगैर। ये 7 सोशल सिंस ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुके हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि इसको याद कर लीजिएगा। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू राइट दीज थिंग्स इन एथिक्स। इनफैक्ट एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या है गांधीयन 7 सिंस। तो गांधी के 7 सिंस है, फर्स्ट पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। वो कहते हैं अगर आप राजनीति कर रहे हैं बिना प्रिंसिपल्स के राजनीति मत कीजिए, टेक अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड ऑलवेज। वेल्थ विदाउट वर्क, काम से ही आप अपनी वेल्थ बनाइएगा। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, कंट्रोल्ड प्लेजर, कंट्रोलिंग योर ग्रीड एंड डिजायर इज वन ऑफ द प्राइम पार्ट ऑफ गांधीयन एथिक्स। इसके अलावा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। ये बन जाते हैं 7 सोशल सिंस। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए वापस चलते हैं सत्य के डिस्कशन पे। मैंने आपको कहा कि गांधीयन एथिक्स में सत्य की जगह जैसे एक सेंटर पॉइंट है, जैसे अर्थ का कोर है, वैसे गांधीयन ट्रूथ इज एट द कोर ऑफ हिज एथिक्स। और इसीलिए उनकी एथिक्स सत्याग्रह के बाद बगैर कंप्लीट नहीं होती। और सबको यह लगता है कि सत्याग्रह का मतलब है कि प्रोटेस्ट कीजिए, आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह यूज किया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो एवरीबडी थिंक्स सत्याग्रह इज ऑल अबाउट प्रोटेस्ट। नो, रिमेंबर दैट सत्याग्रह इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सत्याग्रह केवल एक प्रोटेस्ट चीज नहीं है, सत्याग्रह एक एथिकल कॉन्सेप्ट है, एक मॉरल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल सोशल कॉन्सेप्ट तो है ही, जिसको गांधी ने बताया था। पॉलिटिकली ब्रिटिश के खिलाफ, सोशली अनटचेबिलिटी के खिलाफ, रिलीजियस कैरेक्टर भी है उसको इन टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य का आग्रह, सर्च फॉर ट्रूथ ऑलवेज। और गांधी कहते थे कि सत्याग्रह कोई स्पेसिफिक जगह की चीज नहीं है, सत्याग्रह आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। सत्याग्रह आप ये समझिए इंडिविजुअल लेवल पे भी सत्याग्रह है। अब आप पूछोगे कि सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रीड है, राइट? उस ग्रीड को कंट्रोल करना है, दैट इज योर ओन सत्याग्रह। अगर आपको समझ लीजिए एक्सेस ईटिंग की आदत है, उसको रोकना इज नथिंग बट दैट सत्याग्रह। प्रोहिबिशन, नशा मुक्ति, ये सब क्या है? ये सब सत्याग्रह है। आप अपने खुद के साथ अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है, अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, फैमिली लेवल पे हो सकता है, ग्रुप, विलेज, टाउन, सिटी, हर जगह पे आप सत्याग्रह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रूथ फाइंडिंग इज द अल्टीमेट एथिक्स विच गांधी टॉक्स अबाउट। इसके अलावा अगर हम लोग गांधीयन एथिक्स के बारे में बात करें, सत्य से जुड़ा हुआ है तो स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। मैंने आपसे कहा कि सत्य, गांधी सत्याग्रह को क्या कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के मिश्रण है। तो इसीलिए ही ऑलवेज स्पोक अबाउट स्पिरिचुअल लिविंग, और इसीलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी है गांधी। जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म्स लाइक राम राज्य वो इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी वजह से उनको कनेक्ट कर दिया गया हिंदुइज्म से, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी बिलीव्ड नॉट इन हिंदुइज्म पर से, बट ही बिलीव्ड इन ह्यूमैनिज्म एंड स्पेशली रिलीजियस ह्यूमैनिज्म। तो इसीलिए ही फॉलोड एंड ही प्रीच्ड सर्वधर्म संभव, और ये सर्वधर्म संभव जो है यही है बेसिस
यही है बेसिस हमारी सेक्युलरिज्म का। भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बहुत अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, यानी कि स्टेट और रिलीजन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन हमारा सेक्युलरिज्म वो ऐसा है कि सारे धर्मों को साथ में बढ़ावा देना है। दैट इज सर्वधर्म संभव, दैट वी सी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर सेक्युलरिज्म। इसके अलावा गांधी ने और भी आइडियाज दिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था गांधी का एक कोट, जहां पे वो कहते हैं कि हर इंसान की, हर पार्टी की, जो भी लीडर है, कॉमन मैन है, सबका एक ही एक ड्यूटी है। क्या है? टू प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ इंडिया। तो इसीलिए वो हमेशा कनेक्ट करते थे राइट्स और ड्यूटीज को। वो कहते थे अगर आपको कोई राइट मिला है तो उस राइट के साथ साथ एक ड्यूटी है। मतलब गांधी के लिए एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, एक तरफ हेड है, टेल है, दैट इज नथिंग बट राइट और ड्यूटी। तो जहां पे राइट है वहां पे ड्यूटी है। इसके अलावा गांधी ने क्रिटिसाइज किया है वेस्टर्निज्म को, वो भी एक पार्ट बन जाता है उनके एथिक्स का। अब कैसे? देखिए, गांधी ने वेस्टर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, आपको याद रखना है, ना कि मॉडर्नाइजेशन को। आपको यह चीज याद रखनी है। वेस्टर्नाइजेशन क्यों? कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा होती है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव ग्रीड, एक्सेसिव डिजायर्स बहुत ज्यादा है वहां पे। तो इन सब के खिलाफ थे गांधी। वेस्टर्नाइजेशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस था, मास प्रोडक्शन की बातें करते थे, लेकिन गांधी प्रोडक्शन बाय मासेस की बात करते थे। तो इसीलिए गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, ही वॉज रैदर अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन। वो कहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अलग है, हमारा सिविलाइजेशन अलग है, तो इसीलिए ही वांटेड अस टू फॉलो आवर ओन सिविलाइजेशन वैल्यूज। जो मैंने आपको बताया, इट इज बिल्ट ऑन एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज एंड जस्टिस। इसके अलावा इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बात की थी सर्वोदय की। सर्वोदय मतलब एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स है गांधी का, जहां पे वो कहते हैं कि पुअरेस्ट पर्सन, जो उन्होंने तालिस्मान दिया था, आप उस पुअरेस्ट इंसान के बारे में सोचिए और उनकी भलाई के लिए स्टेप लीजिए, यानी कि सब लोगों का उदय हो। और ये कैसे होगा? इस सर्वोदय में उन्होंने कुछ आइडियाज दी थी। उन्होंने कुछ आइडियाज दी थी, जैसे कि ब्रेड लेबर और ट्रस्टीशिप की। नाउ ब्रेड लेबर मतलब कोई भी इंसान हो, कोई भी रिच हो, पुअर हो, सबको कम से कम ब्रेड लेबर करना चाहिए, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि आपको आपका दिन का खाना मिले। इसके अलावा उन्होंने ट्रस्टीशिप में बिलीव किया था। ट्रस्टीशिप मतलब अगर कोई वेल्दी इंसान भी है, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, अगर वो वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, तो अपनी जरूरतों के अनुसार वो वेल्थ रखें और बाकी वेल्थ उनकी नहीं है, वो सोसाइटी की रहेगी। वो सोसाइटी की वेल्थ के सिर्फ ट्रस्टी हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी से ही कमाया है, तो वो सोसाइटी के ट्रस्टी भी बन जाते हैं। जो वेल्थ है उनकी, वो जस्ट ट्रस्टी है और अल्टीमेटली सोसाइटी को दे। इस तरह वो चाहते थे कि सर्व उदय हो जाए। और एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो विनोबा भावे ने फॉलो किया था लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस, भूदान मूवमेंट। नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय। मतलब अगर कोई रिच लैंडलॉर्ड है तो वो अपने लिए जितनी जरूरत है उतनी लैंड रखे और उनकी एक्सेस लैंड लोगों में बांट दे, जिससे कि सर्व उदय हो जाए। तो ये सब चीजें हैं गांधीयन एथिक्स से जुड़ी हुई। इनफैक्ट जितनी ज्यादा एथिक्स और गांधी की बातें करें वो एंड ही नहीं होगी, बट फ्रॉम द आर्टिकल पर्सपेक्टिव दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट के बारे में, जिसको लिखा है मीनाक्षी गुप्ता ने। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य ने कहा है, जैसे एक मछली पानी में होती है, तालाब में है समझिए, तो पानी में है, तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि मछली ने पानी पिया है कि नहीं? इट इज इम्पॉसिबल। उसी तरह वो कहते थे कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे वो भी इतने ज्यादा पैसों से डील करते हैं, क्योंकि पब्लिक मनी है, क्रोर्स ऑफ रुपी है, क्रोर्स एंड लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज है, उनके साथ वो डील करते हैं, तो मिस अप्रोप्रिएशन होगा। तो इसीलिए वो कहते थे, उन्होंने एंशिएंट टाइम्स में लिखा है कि 40 टाइप्स ऑफ एम्बेजलमेंट है, मतलब 40 तरह से जो मिनिस्टर्स है, सिविल सर्वेंट्स है ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, वो करप्शन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसको रोकने के लिए भी राजा को तैयार होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी करप्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट के बारे में।
सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक गुड गवर्नेंस का भाग है। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन देना, गुड गवर्नेंस, गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये सब चीजें हैं वो अकाउंटेबिलिटी से आती है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है सरकार को अकाउंटेबल बनाना। मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन, कुछ ऐसे नॉर्म्स हम लोग ले आए जिससे कि जो डिसीजन मेकर है यानी कि सरकार है वो आंसरेबल रहे अपने डिसीजंस के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए, जो भी चीज वो करे उसके लिए वो आंसरेबल रहे। अगर उन्होंने कोई लॉ लाया है तो क्यों लाया है, हमारे पास पूरा अधिकार है पूछने का। और अकाउंटेबिलिटी किस तरह की होती है? बहुत से तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसे कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हम लोगों ने हाल ही में बात की थी कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो यहां पे आ जाती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिक्स में बहुत से लोगों ने प्रॉमिस किया है कि कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट कर देंगे। क्या वो आंसरेबल है? क्या सवाल नहीं पूछ सकते कि 30 साल हो चुके हैं, क्यों अभी तक कश्मीरी पंडित रिहैबिलिटेट या रीसेटल नहीं हुए? तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 2014 में प्रॉमिस किया था कि हम कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करेंगे। 2019 में भी कहा है कि हम रीसेटल करेंगे। क्या वो हुआ है? तो वो आंसरेबल है। दैट इज अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा लीगल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सर्विसेज मिलनी है, बिजली पानी एटसेट्रा मिलनी है, अगर नहीं मिल रही है तो हमारे पास अधिकार है कि पूछे भाई क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं टैक्स भर रहा हूं तो आप मुझे सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे? यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू प्रोवाइड ऑल दिस। उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी आपको मिलती है कैग से, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया में। वो देखते हैं कि सरकार ने क्या जो भी फंडिंग आई है, पब्लिक फंडिंग, उसको अच्छे से स्पेंड किया है या नहीं, एफिशिएंटली यूज किया है नहीं, उसको यूटिलाइज किया है नहीं। तो इन सब चीजों से के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है। और हम लोग देख सकते हैं बजट में है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करता है, डेफिसिट कंट्रोल करने की बातें करता है। इन सब चीजों से सरकार अकाउंटेबल हो जाती है। और सबसे जरूरी आंसर है अकाउंटेबल किसकी तरफ होंगे, किसको जवाब देंगे? वो जवाब अल्टीमेटली देंगे सिटीजन्स को, जो हमारे नागरिक है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल, मतलब हम लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर हम अपने आप को संविधान दिया है। तो संविधान को पावर कहां से आ रहा है? संविधान को पावर आ रहा है हमसे, इसीलिए सरकार आंसरेबल है हमको। तो हमारे पास अधिकार है कि हम सवाल पूछे सरकार से कि ये क्यों नहीं हुआ है। अगर आपने फार्म एक्ट लाए हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर एक्ट्स कुछ लाए हैं, तो क्यों लाए हैं, इसमें क्या भलाई है, ये पूछने का अधिकार सारे नागरिकों को है। और अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, उसको बढ़ाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है ट्रांसपेरेंसी और एक है ओपन इंफॉर्मेशन। जैसे ही ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सरकार की पॉलिसीज में, सरकार के डिसीजन मेकिंग में, सरकार की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, और साथ ही साथ ओपन इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किस डेटा के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, क्यों इतने पैसे खर्च किए। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एमजी नरेगा है, एक स्कीम है, उसके ऊपर समझ लीजिए 50,000 करोड़ अगर फंडिंग आ रही है तो कहां स्पेंड हुई है, 50,000 क्यों आ रही है, किन किन को इससे फायदा मिला है, कौन है इसके बेनिफिशियरी। सो ये सब चीजें अकाउंटेबल बनाती हैं सरकार को। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, दैट इज ओपन इंफॉर्मेशन, दे आर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ऑल्दो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिस्ट दी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आपको बहुत और भी मेजर्स आप इसको ऐड कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स इसके अंदर और भी लिस्ट में ऐड करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कैग ऑलरेडी है। कैग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है सरकार से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है? करप्शन स्टॉप करने की बातें करता है। इससे वो सरकार को अकाउंटेबल बनाता है, सरकार के जो सर्वेंट्स है उनको अकाउंटेबल बनाता है कि वो सरकार की भलाई के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे, ना कि अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार करे। इसके अलावा सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ओपन इंफॉर्मेशन देने के लिए कि सरकार में क्या हो रहा है।
साथ ही साथ बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है इंडिया में, जैसे TRAI है, टेलीकॉम की बात करता है, IRD है, इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज भी है। इसके अलावा बहुत सारे लीगल मेजर्स है, जैसे कि RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जिसकी वजह से ओपन इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि क्या सरकार में चल रहा है। सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर काफी दिनों से स्कीम चल रही है। सिटीजन चार्टर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस चले जाओगे, वहां पे आपको एक सिटीजन चार्टर दिख जाएगा जहां पे आप देख सकते हो कि क्या सर्विसेज देता है वो पोस्ट ऑफिस, कितने दिनों में सर्विस मिलेगी, अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो कितने चार्जेस हैं, कितने दिनों में स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो किसके पास हम लोग ग्रीवांस लेके जा सकते हैं, कैसे वो रिड्रेस हो जाएगा, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा FRBM के बारे में बात की थी मैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बातें करता है। फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट दिया हुआ है कि ओनली 3% ऑफ GDP तक ही लिमिट करना है, उसके ऊपर नहीं जा सकती है सरकार। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। लेकिन क्या सरकार रियली अकाउंटेबल है, ये सवाल जरूर उठता है। इन सब चीजों पे सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में कि हाउ टू मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद अकाउंटेबिलिटी। इससे अगर हमें जोड़ना है तो हम लोग बात कर सकते हैं करप्शन के बारे में, क्योंकि करप्शन और अकाउंटेबिलिटी है ही। जहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो करप्शन होगा ही होगा, राइट। देखिए, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कनेक्टेड है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बेसिक जिम्मेदारी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसके आगे वाली चीज है। जिम्मेदारी मतलब कि आपने अपना काम कर दिया है, सरकार ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक स्टेप आगे चले जाता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, उसके बाद आपके ऊपर सवाल उठेंगे तो आपको जवाब देना है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो करप्शन हो जाता है, राइट। तो करप्शन अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि करप्शन हमारे देश का कैंसर है। इस आर्टिकल में बात करेंगे फाइटिंग करप्शन। ये आर्टिकल लिखा है TS कृष्णमूर्ति ने, और जैसे कि मैंने आपको अर्थशास्त्र की एक स्निपेट बताई थी, सिविल सर्वेंट्स इतने ज्यादा पब्लिक फंड के साथ डील करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ करप्शन। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है, तो जैसे डिस्क्रिशन आती है तो करप्शन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं करप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, जब भी हम लोग सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सरकार अकाउंटेबल बने, एक्सेसिबल बने, ट्रांसपेरेंट बने, सेंसिटिव, फेयर और प्रोएक्टिव बने। तब जाकर आपको एथिकल और करप्शन फ्री सरकार मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक है 80 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया इज एट द 80th लेवल, यानी कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है इंडिया में। सबसे टॉप में आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज विच आर ऑलमोस्ट जीरो करप्शन कंट्रीज। बट इंडिया में आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार। अगर आप कहीं पे भी जाइए गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस लेने के लिए, तो यू विल फील दैट दिस इज वेरी वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई एम क्वाइट श्योर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपने झेला है इस चीज को किसी सरकारी दफ्तर में। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। और आपको लग रहा होगा करप्शन और एथिक्स का क्या रिलेशन है। हम लोग एथिक्स और इंटेग्रिटी की बातें कर रहे हैं, तो सडनली हम लोग करप्शन में क्यों आ गए। देखिए, करप्शन का कनेक्शन एथिक्स से बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें सेकंड ARC की एथिक्स इन गवर्नेंस की रिपोर्ट, वहां पे क्लियरली बताया गया है करप्शन एक रिजल्ट है, एक मैनिफेस्टेशन है किस चीज का। सोसाइटी में एथिक्स और वैल्यूज जैसे ही डिग्रेड हो जाएंगे, जैसे ही फेल हो जाएंगे, वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा करप्शन देखेंगे। तो अगर हम लोग कह रहे हैं इंडिया में भ्रष्टाचार है, मतलब इंडिया में सोसाइटी एथिक्स और वैल्यूज से दूर जा रही है, इसीलिए करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो करप्शन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फेलियर ऑफ एथिक्स और फेलियर ऑफ वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हियर ऑफ द एंटायर कंट्री, आई वुड से। तो अगला सवाल उठता है कि क्यों भारत में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है 80th रैंक आता है हमारा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि पब्लिक फंड बहुत ज्यादा, तो ये तो हर कंट्री में होता है, एग्रीड है। तो पब्लिक फंड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा करप्शन की चांसेस बढ़ जाएंगी। और साथ ही साथ सेकंड बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने में विफल हो जाती है बहुत बार, और सर्विसेज अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तब करप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि सेलेक्टिवली आप सर्विस प्रोवाइड करोगे और जो पैसे देगा उसको आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो इसीलिए इट इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इटसेल्फ। नेक्स्ट रीजन बताते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, ओवर सेंट्रलाइजेशन। ये तो एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा आप सेंट्रलाइजेशन रखोगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग यहां पे है तो एंड में आपकी इंप्लीमेंटेशन होगी यहां पे, और जब इंप्लीमेंटेशन होगी, जब तक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा तब तक वो करप्शन से गुजरता हुआ जाएगा, धीरे धीरे कटता हुआ जाएगा। अगर आपको याद होगा राजीव गांधी सरकार में एक कहावत थी, अगर 1 रुपया केंद्र सरकार से निकलता है तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं एंड में इंसान के पास, एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी के पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे करप्शन में जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए, बिकॉज ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और ये 2 पॉइंटर्स तो साथ ही जुड़े हुए हैं, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिश ने भारत में एक भ्रष्टाचार की जड़ फैला दी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश ही माई बाप थे, और किसी भी सर्विस के लिए भारतीय उन ब्रिटिश लोगों से सर्विस अगर लेनी है या फिर उनसे कुछ काम करवाना है तो स्पीड मनी, यानी कि अगर आप पैसे दोगे तो ब्रिटिश से भी काम जल्दी हो जाता था। तो जैसे ही हम लोगों को स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में ये कॉलोनियल हैंगओवर बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से आज भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। अगर इस चीज की बात करूं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, हमारे पास अभी भी परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना क्यों भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही स्टेबल नौकरी है, वहां से आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नो मैटर आप कुछ भी करें। इन द सेंस आप एक बार सरकार में घुस जाएंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप काम करें ना करें, आपको कुछ सालों बाद प्रमोशन मिलेगा, आपको हाइक मिलेगा, जो भी है छोटी मोटी हाइक, वट एवर यूर गेटिंग यू विल गेट इट कंपल्सरीली नो मैटर व्हाट। अगर एक आदमी काम भी कर रहा है उसको भी वही मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहा है उसको भी वही मिल रहा है। रिफॉर्म्स आना बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, तब जाके करप्शन भी रुक सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है करप्शन से जुड़ी हुई, क्यों करके। अगर सॉल्यूशन हमें निकालना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा आंसर राइटिंग के बारे में। देखिए, अगर अब मैंने सवाल आपसे पूछ दिया है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया इज एट द 80th रैंक इन टर्म्स ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू करप्शन इन इंडिया एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट करप्शन, हाउ कैन वी मेक इंडिया करप्शन फ्री बेसिकली। तो देखिए, पहले आप बात करोगे करप्शन के बारे में, इन जनरल इंट्रोड्यूस कर दोगे, राइट। उसके बाद फैक्टर्स की बात की, तो फैक्टर्स मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं, ठीक है। फैक्टर्स बताया कि ह्यूज पब्लिक फंड है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी काम नहीं कर रही है, सेंट्रलाइजेशन है। आप जब भी सॉल्यूशन दोगे आपको ये याद रखना है कि सॉल्यूशन भी आपको प्रॉब्लम के साथ जोड़नी है, क्योंकि बहुत ही आसान है मेंस की आंसर राइटिंग। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देना है अगले ही पार्ट में। तो जब मैं बता रहा हूं कि सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। हम लोग बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, ऑल्दो इंडिया में आ गई हैं लेकिन इनकी वर्किंग के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इजंट इट। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने हैं, साथ ही साथ हमें मैन पावर रिड्यूस करना है। अगर इन दोनों चीजों के साथ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज वेरी वेरी फाइन। फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंडेशन दी है, सेकेंड एआरसी ने रिकमेंडेशन दी है, क्या इंप्लीमेंट हुए हैं? बहुत सारे रिकमेंडेशन अभी भी वही टेबल पे पड़े हुए, इंप्लीमेंट नहीं हुए। साथ ही साथ रिड्यूस मैन पावर का क्या मतलब? रिड्यूस मैन पावर मतलब हर चीज सरकार को करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अगर केंद्र सरकार कुछ करती है तो अपनी लिमिट में रहे और करे, राज्य सरकारों को डिवॉल्व कर दे, राज्य सरकार जितनी काम करनी है वो करे, और नीचे वाली सरकार यानी कि लोकल सरकार को उसको डिवॉल्व कर दे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट मैन पावर रिड्यूस करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर से सर्विसेज और भी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि उनको काफी अकाउंटेबल बना सकते हैं, राइट। समझ लीजिए मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूं, राइट, मैंने एक रास्ता बना दिया तो अकाउंटेबल मैं रहूंगा, और अगर मैंने रास्ता अच्छा नहीं बनाया है तो सरकार मुझे बोलेगी इसको ठीक कीजिए।
या फिर अगले टेंडर में एक ब्लैक मार्क आ जाएगा, राइट, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा होंगे और प्राइवेट प्लेयर से सर्विस हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले सकते हैं, करेक्ट। और मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी क्या, एग्जीक्यूटिव फेलियर है गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रोवाइड करने में, इसीलिए लोग स्पीड मनी के लिए जाते हैं। तो अगर आप दफ्तर में जाओगे तो वो कहते हैं कि फाइल मूव हो जाएगी, आज आप फाइल ला के दोगे, 2 महीने बाद फाइल पास हो जाएगी, लेकिन आप 2 महीने तक रुक नहीं सकते क्योंकि हमारी सर्विस में प्रॉब्लम है। तो आप टाइम बाउंड सर्विस दीजिए ना, तब जाके नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड मनी आएगा। और जो कौटिल्य ने कहा था कि अगर कोई सिविल सर्वेंट बहुत ज्यादा पैसों से डील कर रहा है तो ऑब्वियसली मिस अप्रोप्रिएशन की चीजें हो सकती है, तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट विजिलेंस रखिए ना। ऑलरेडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल है, लोकायुक्ता से इनको स्ट्रेंथन कीजिएगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप को स्ट्रेंथन कीजिए ताकि करप्शन को रोके। और हम चाहते हैं कि हमारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है और रियल करप्शन जो है इंडिया में वो रुक जाए। तो सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा है, इसके अलावा और भी आप लिस्ट में जोड़ सकते हो, प्रॉब्लम्स भी जोड़ सकते हो, सॉल्यूशंस भी जोड़ सकते हो। तो it can be a very lengthy discussion, but I am sticking right now to the domain of the article which appeared, right? तो प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे कि आप फोकस कीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया तो आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाइए। और याद रखना है आपको, आंसर राइटिंग में आप प्रॉब्लम दोगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। अगर आप प्रॉब्लम एक बात करोगे और सॉल्यूशन कुछ रैंडम दोगे, ये दिखाता है कि आपकी थॉट प्रोसेस सही नहीं है और इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स खो देते हैं। और ये आपको फॉर्मूला केवल एथिक्स में नहीं, हर जगह पे अप्लाई करना है। वेर एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, समझ लीजिए इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम की बात की है, इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम्स क्या है। इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम जैसे समझ लीजिए एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रॉब्लम्स को गिनवाइए और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताइए, तो वो एक कनेक्ट में रहेंगे और इवैल्यूएटर भी उसको कनेक्ट कर पाएगा। इट शोज मैच्योरिटी इन योर थिंकिंग लेवल। ऑलराइट, तो ये था हमारा डिस्कशन करप्शन से जुड़ा हुआ। चलिए लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के ऊपर एन गोपालस्वामी द्वारा एक आर्टिकल आया था। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बहुत सालों से वाद विवाद में है। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस क्या है पहले बात करते हैं इन जनरल, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह इलेक्शन में पैसा खर्च होता है भारत में। अगर हम लोग देखें पिछले सारे जनरल इलेक्शंस 1998 से लेकर आप देखोगे 10,000 करोड़ रुपए 1998 में अप्रोक्सीमेटली खर्च हुए थे और 2019 में इट हैज रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ रुपीस। और यहां पे आपको डेटा मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन ने कितने ज्यादा सीजर किए थे। 2014 में अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपए इलीगल सीजर किए हुए थे और 2019 में वो बढ़कर 3,475 करोड़ रुपए, मतलब इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। वोट्स खरीदने के लिए, लिकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अदर फ्रीबी देने के लिए, ड्रग्स एटसेट्रा, इन सब चीजों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पकड़ा हुआ है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इनफैक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी दूध के धुले हुए नहीं है, इट गोज ऑन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब प्रॉब्लम है हमारे पास इलेक्शन और पैसे से जुड़ी हुई। और ये पैसा कहां से आता है? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आती है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उदाहरण में ले लेता हूं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी XYZ, इंडिया में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उनको फंड कर सकते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन है तो आप डोनेट कर दीजिए। कॉर्पोरेट्स डोनेट करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं और इस डोनेशन के लिए वो बहुत बार फेक कंपनीज रजिस्टर करा देते हैं ताकि ब्लैक मनी बाहर से आ जाए और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चला जाए। और सिंस मैं एक कॉर्पोरेट हूं और मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस कर दूंगा, राइट। समझ लीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हूं, प्राइवेट सेक्टर, और मैंने किसी XYZ पार्टी को फंड किया है, वो इलेक्शन जीत के आई क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर पार्टी को बताऊंगा कि ये टेंडर मुझे ही चाहिए। व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट अ नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लैक मनी का इंडिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि 60,000 करोड़। आपको लगता है कि ये सारा रिपोर्टेड मनी है? नो, बहुत ज्यादा अनरिपोर्टेड मनी आता है, हिडन सोर्सेस से फंडिंग आती है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही रिपोर्ट नहीं करती है कि उनके पास फंडिंग कहां से आई है। ये सब चीज है जुड़ी हुई इंडिया के इलेक्शन से।
इसकी वजह से क्या होता है कि जिसके पास पैसा है और ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स और पैसे का भी एक कनेक्शन है ही। ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, रैकेटरिंग, ये सब चीजें चलती हैं जिससे अगर पैसा आ जाता है ब्लैक मनी, तो दैट इज यूज्ड इन इलेक्शंस, राइट। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी इस चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल फंडिंग की। तो इसीलिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का एक प्रपोजल है। इस आर्टिकल में बात की जाती है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के फायदे क्या है, क्या नहीं है। देखिए, पब्लिक फंडिंग मतलब अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, तो उनको पैसा डायरेक्टली सरकार से ही मिल जाएगा, यानी कि स्टेट से मिल जाएगा, स्टेट एक्सचेकर से मिल जाएगा, ताकि वो कंटेस्ट करे अपना इलेक्शन। क्यों? इसका मेन रीजन तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉब्लम सारी बता दी है कि किस तरह से पैसा आता है। तो इससे क्या होगा कि पावरफुल मनीड इंटरेस्ट शुड नॉट इम्पैक्ट द इलेक्शंस। तो इससे काफी ज्यादा फायदे भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये गुड आइडिया है या बैड आइडिया है। इसके ऊपर बहुत सारा वाद विवाद डिस्कशन भी हो चुका है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब है कि सरकार, स्टेट इटसेल्फ, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे दे। कैसे देगी? उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे दे सकती हैं। अगर वो बहुत ज्यादा सीटें जीते तो उनको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फॉर्मूला से। क्या वो अच्छा विकल्प है? हाँ, बहुत हद तक, क्योंकि हम लोग क्लेंस कर सकते हैं। अगर हम लोग हाँ की बात करें तो ब्लैक मनी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी का केस ही नहीं आया। मैंने XYZ पार्टी को मैंने खुद पैसा दिया है, सरकार हूं मैं, तो मैंने पैसा दिया है, तो ब्लैक मनी आने का सवाल ही नहीं। वो उसी पैसे से अपना इलेक्शन लड़ेगी। इससे क्या होगा? जो पावरफुल इंसान हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, केवल वही इलेक्शन नहीं जीत सकते, कॉमन लोग भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन जनरल पॉलिटिक्स क्लेंस की जा सकती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हम लोग रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, तो उससे काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड भी, एक प्रॉब्लम भी है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर मैं स्टेट फंडिंग कर दूंगा, मैंने आपको बताया नंबर 60,000 करोड़, तो ये तो इंक्लूडिंग सारी ब्लैक मनी एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इन जनरल अगर मैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए जाऊं, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं, केंद्र सरकार के इलेक्शन, राज्य सरकार के इलेक्शन, लोकल लेवल के इलेक्शंस, तो फंडिंग काफी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए हर साल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाएगी। हम जानते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। इन सब प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं। इन सब के लिए पैसा चाहिए। अगर पॉवर्टी हटाना है तो पैसा चाहिए, स्कीम्स ला रहे हैं, उन स्कीम्स को चलाना है तो पैसा चाहिए। लेकिन अब अगर मैं 12,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम है, हर साल इलेक्शन के लिए दूं, तो ये डेफिसिट नहीं होगा क्या? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं पैसे दे भी दूं, क्या रियली इलेक्शंस क्लेंस हो जाएंगे? क्या साफ सुथरे इलेक्शंस चलेंगे? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं आपको रीजन बताता हूं। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस या फिर पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का डिबेट बहुत दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है और वहां पे रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए। उन्होंने देखा है कि स्टेट ने ऑलरेडी इलेक्शंस फंड किया है, स्टेट ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया है, उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज कहीं से पैसा और लेके आ रही है और दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर इन दी इलेक्शंस, जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्क्यूड इलेक्शंस हो चुके हैं। तो ज्यादा फायदा नहीं आता है। स्पेशली हम लोगों ने देखा है डेवलप कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में देखा है कि स्टेट फंडिंग करते हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहे। तो इंडिया में भी इसके ऊपर बहुत सा चर्चा हुआ है, वाद विवाद हुआ है, विमर्श हुआ है। चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली आइडिया। मैंने आपको इज इट अ गुड आइडिया के बारे में यस और नो दोनों का पहलू बताया। अगर यस की मैं बात करूंगा तो वे बैक इन 1998 इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए ताकि हम लोग धीरे धीरे इलेक्शंस को क्लीन करें। इसके अलावा 1999 में अगले ही साल लॉ कमीशन ने भी एंडोर्स किया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इज डिजायरेबल। लेकिन ये डिजायरेबल कब होगा? जब पॉलिटिकल पार्टीज बाहर से पैसा ही नहीं उठाए। अगर हम लोग इधर से भी पैसा दे रहे हैं, अगर वो बाहर से भी पैसा उठा रहे हैं, तो इट वुड बी एंटायरली यूजलेस।
सेकेंड ARC 2004 में उन्होंने फिर से कहा कि पार्शियल फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इज वेरी गुड। इनफैक्ट उन्होंने स्टैंड लिया इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के साथ ही, उन्होंने कहा कि पार्शियल स्टेट फंडिंग जरूर होनी चाहिए। तो एक तरफ यस के लिए भी बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं नो की तरफ भी। नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में क्लियरली कहा है कि हमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए। मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं क्यों। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, कोई गारंटी नहीं कि रिजल्ट्स आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्लियरली कह दिया है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रीजन कुछ और थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियरली कहता है कि पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन करना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, वहां पे उनके खुद के पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए और उनको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। तब जाकर हम लोग आगे जाकर स्टेट फंडिंग के बारे में सोच सकते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग स्टेट फंडिंग अगर दे भी देंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस डिसीज को क्योर नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक सिम्टम के ऊपर एक मरहम लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि डिसीज क्या है, डिसीज है पॉलिटिकल पार्टीज, और उस डिसीज को अगर हमें खत्म करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना होगा। उसके बाद प्रोबेबली वी मे थिंक ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, बट राइट नाउ नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस और द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑन योजना डिस्कशन, बट लेट मी एंड माई डिस्कशन। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं इस बार की योजना के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज बताकर। सबसे पहले तो इस बार की योजना में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके एक एंड में सेक्शन डाला गया है, जो बहुत ही आपको उपयोगकारी होगा फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट अगर आप सवाल देखोगे तो काफी अच्छे सवाल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इन जनरल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के सवाल थे। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन म्यूजिक से जुड़ा हुआ एक सवाल है, छंदों की उपनिषद के बारे में बात की है, नाट्य शास्त्र के बारे में बात की है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार इनिशिएटिव के बारे में बात की है। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल है, तो प्लीज़ इसको रेफर कीजिएगा, बिकॉज गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और बहुत बार ये भी होता है कि डायरेक्टली यहाँ से सवाल उठ जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर एडिशन में से आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है, दो चीजों पे फोकस करना है। इस बार के योजना में सितंबर 2020 के उसके अंदर दो और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक कॉर्पोरेट एथिक्स, इसको थोड़ा सा समझिए क्योंकि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो GS4 का पेपर होगा उसके अंदर काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और क्योंकि मीडिया के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है, फेक न्यूज के बारे में, डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत बार हम लोगों ने देखा है, हाल ही में सरकार ने डिसाइड भी किया है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेंगे एटसेट्रा। तो न्यूज एंड न्यूज आउटलेट्स को रेगुलेशन की बात आती है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है एथिक्स इन जर्नलिज्म, तो इसको भी आप रेफर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपको। अगर इस चीज पे केस स्टडी आ जाए तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह जर्नलिज्म में एथिक्स मेंटेन किया जा सकता है। जनरली बहुत टफ होता है, बट स्टिल यू कैन रेफर टू दीज टू आर्टिकल्स विच आर रिलेटिवली यूजफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So that is it from my side on this part of discussion. I hope this was informative for you. Thank you very much and all the very best for the exam. Jai Hind.